अब इसके बाद मैं और बिलाल गिलानी वापस होटल पे आ गए और अगले दिन सुबह 10 बजे की फ़्लाइट थी जो हमें लेकर मुल्तान पहुंची और मुल्तान से फिर मैंने आगे कोट सब्ज़ल जाना था क्योंकि मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी और वहां से फिर गाड़ी उन्होंने मुझे देनी थी जो मुझे छोड़ती। अब हम लोग बाय एयर मुल्तान पहुँचे और जैसे मैं मुल्तान पहुँचा, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो गई और सबसे पहली कॉल जो थी वो हमारे एसएसपी जो थे मंजूर सरवर चौधरी साहब उनकी थी और वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या कारनामा तुमने सर अंजाम दी है। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर ये वही इशू है जो डीएजी साहब ने हुक्म दिया था और उसकी वो मैं बंदा उठा के लाया हूँ, ये एफआईआर जो आपके हुक्म पे दर्ज हुई थी। तो मुझे कहने लगे जो भी है तुम फौरी तौर पे पहुंचो और इस मसले को खुद आके देखो। अब ये बातें बड़ी मज़े की होती हैं कि जी अफसरान अपने काम तो कह देते हैं लेकिन जब बंदा कहीं फंस रहा होता है और ये इन पे कुछ वज़न आ रहा होता है तो ये फिर आपको ही फंसाते हैं, ये बड़े आराम से पतली गली से निकल जाते हैं। अब मैंने एयरपोर्ट से ही गाड़ी, हालांकि मेरा घर था मुल्तान, मैं वहाँ भी नहीं जा सका और मैंने बिलाल को कहा कि यार ये सामान जो हम लेके आए हैं मेरी होंडा सिटी का वो आप दे दीजिएगा वर्कशॉप पे। और मैं फिर बिलाल गिलानी और मैं दोनों ही हम साथ निकले वहाँ से और कोट सब्ज़ल के लिए रवाना हो गए जी। उन दिनों ये डबल रोड्स मोटरवे या ये नहीं थी, सिंगल रोड्स ही थी। रोड अच्छी थी लेकिन फिर भी आपको मुल्तान से कोट सब्ज़ल पहुँचते पहुँचते कुछ 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और हम लोग शाम को वहाँ पहुँचे। इस दौरान दरमियान में मुसलसल मुझे फ़ोन कॉल्स आती रहीं और इसके बाद एक कॉल मुझे फिर डीएजी साहब की भी आई, राना आबिद सईद साहब की, कि यार ये क्या किया है तूने, तो लाहौर में हलचल मचा दी है और मुझे मुख्तलिफ़ कॉल्स आ रही हैं। तो मैंने कहा सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और वहाँ पहुँच के मैं भट्ट साहब का इलाज भी कर लेता हूँ और इनकी रिकवरी भी इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। शाम को मैं और बिलाल गिलानी जैसे थाने पे पहुँचे तो हमारे पहुँचने से पहले वहाँ अली अकबर महमूद जो मखदूम अहमद महमूद के छोटे भाई हैं वो थे, रैस महबूब साहब जो अभी एमपी हैं, एमएनए भी रहे एक दफ़ा, वो वहाँ आए हुए थे और काफ़ी लोग जमा थे। और भट्ट साहब के कुछ जो दोस्त थे और वहाँ लाहौर से वो भी आए हुए थे और मेरा पूरा थाना परेशान था कि जी इतने बड़े बड़े लोग, बाहर सहन जो था थाने का उसमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं, बड़ी बड़ी टोयोटा क्रूजिंग और टोयोटा नए मॉडल्स वहाँ खड़े हुए थे। और मैं और बिलाल गिलानी वहाँ पहुँचे और जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ जो बैठे हुए साहबान थे उनसे मैंने सलाम दुआ की और मैं जाके अपनी चेयर पे बैठ गया जो एसएचओ साहब की चेयर होती है जैसे आपको पता होता है। और उसके बाद उनसे बात शुरू हुई और मैंने कहा जी भट्ट को बुलवाया गया। भट्ट को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ था बैरक में, गर्मियाँ थीं काफ़ी, बहुत ज़्यादा मौसम गर्म था जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो भट्ट साहब को लाया गया। भट्ट साहब पसीने में शराबूर और जैसे आपको पता है कि एक लाहौरिया भट्ट और उसके बाद एयर कंडीशंस में रहने वाला और दौलतमंद आदमी अगर इस टाइप के हालात में बैठेगा थाने पे बैरक में तो उसके क्या उसके उस कंडीशन उसकी कैसे होगी ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जी भट्ट साहब आ गए। भट्ट साहब को मैंने कुर्सी पे बिठाया और उनसे बातचीत शुरू होगी कि जी आपने पैसे देने हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो इनके कोई पैसे हैं ही नहीं, मैंने तो कुछ देना ही नहीं है, ये सारे बकवास कर रहे हैं, ये बोल ही झूठ रहे हैं, मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब इस दौरान जब हमारी बात हो रही थी तो इस दौरान भी मुझे एसएसपी मंजूर सरवर साहब की कॉल्स आ रही थी और साथ में फिर डीएजी साहब राना आबिद सईद साहब की भी कॉल थी। अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था जी अफसरान पे। और आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको भी अंदाज़ा होगा कि जब इन अफसरान पे प्रेशर बिल्ट होता है, चाहे वो सियासी हो या कोई इनका अपना पर्सनल हो, तो ये फिर किस तरह अपना दामन छुड़ाते हैं। लेकिन जी अब मैं भी परेशान होना शुरू हो गया कि यार मैंने किस बला को हाथ डाल लिया। अच्छा खासा यहाँ बैठा हुआ था और दूसरों की रिकवरी के चक्कर में मैं भी परेशान हो रहा हूँ। लेकिन फिर अफसरान का हुक्म होता है, अगर आप नहीं भी मानते तो फिर आप पे अज़ाब नाजिल होता है और वो आपको पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स इधर से उठा के उधर जो भी करना चाहें वो अपनी उस रेंज में आपके साथ कर सकते हैं।
मैंने सोचा कि अब मुझे करना क्या चाहिए। भट्ट साहब तो किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं थे कि जी उन्होंने पैसे देने। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैंने मरना तो वैसे ही है, फंसना है इस अजाब में। मुझे लग रहा था कि जी अब पैसे रिकवर हुए तब भी मैं फंसता हूँ, ना हुए तब भी मैं फंसता हूँ। तो फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना जो मुझे कानून इजाज़त देता है जिसकी, क्यों मैं अपने कानून को फॉलो करूं, मैं अपने लॉ को फॉलो करूं कि जी ये कानून है और जो एक मुलजिम आप पकड़ के लाते हैं आपको उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा सख्त हुआ और मैंने दोनों जो लोग बैठे हुए थे पार्टियां, उन्हें मैंने कहा जी अब आप लोग तशरीफ़ ले जाएं, ये मेरा मुलजिम है, मुझे जो फांसी लगवानी है आप लगवा दें, मैं वो करूँगा जिसका मुझे कानून इजाज़त देता है। वो उठ के चले गए, मेरा इशारा समझ गए। मखदूम अली अकबर महमूद साहब और रईस महबूब साहब वो उठ के चले गए और दूसरे जो आए हुए थे कुछ लोग वो भी उठ के चले गए। तो मैंने बेल दी। तो फिर मैंने अपने मुहर्रिर आशिक नीले को बुलवाया। जी हवलदार था जी आशिक, बड़ा ताबेदार बच्चा और बड़ा ओबीडियंट। तो मैंने उसे बेल दी और उसे बुलाया। मैंने कहा जी भट्ट साहब को आप ले जाएं और बिस्मिल्लाह करके हवलात थाना में बंद कर दें। अब आपको पता है जी SHO जो हुक्म करता है थाने में, तो SHO अपने थाने की हद तक तो बादशाह होता है, बाहर का नहीं पता उसके साथ क्या होता है। तो आशिक नीला साहब ने भट्ट साहब को खड़ा किया। भट्ट साहब उस कुर्सी से जो फंसे हुए थे बड़ी मुश्किल से उठे और उनको लेके चला गया और उसने हवलात का दरवाज़ा खोला और भट्ट साहब को अंदर धकेल दिया। अब आशिक नीले ने जी बिस्मिल्लाह करके जो भट्ट साहब थे उनको हवलात के अंदर दाखिल कर दिया और भट्ट साहब ने रेजिस्ट तो किया, लेकिन आपको पता है कि पुलिस वाले ऐसे मौक़ों पे जब किसी आपके अफसर ने हुक्म दिया हो तो क्या सलूक करते हैं। तो भट्ट साहब को उन्होंने अंदर कर दिया। उस वक्त जो थाना कोट सब्जल की हवलात थी उसमें कोई तकरीबन 18 से 20 हवलाती बैठे हुए थे। एक पंखा जो बड़ा स्लो चलता है गर्मी में और उसके बाद एक छोटा सा वॉशरूम टाइप जगह होती है जिसकी दीवारें भी छोटी होती हैं ताकि कोई वहाँ से फरार ना हो या कुछ ऐसी हरकत ना करे। तो स्मेल होती है बड़ी अजीब सी, अल्लाह ना करे किसी को कोई हवलात थाना में कोई बंद हो इस तरह। और बड़े बड़े मुजरमान जो हैं वो हवलात थाना से कांपते हैं और मिन्नतें करते हैं जी कि हमें जुडिशल कर दिया जाए, हमें जेल भिजवा दिया जाए। लेकिन हवलात थाना में रहना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं उठा, मैं थका हुआ था जी पूरे दिन का, पहले लाहौर से ट्रैवलिंग बाय एयर और उसके बाद मैं फिर सफ़र करना, गाड़ी में आना और मेरी हालत भी ख़राब थी। मैं उठ के साथ ही रेजिडेंस है जी कोट सब्जल थाना के साथ ही बिल्कुल मुल्हका है, SHO की रेजिडेंस है। मैं गया, मैंने वहाँ जाके मैं नहाया और मैंने कहा जी थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लूँ। तो मेरे ख्याल आधा या पौना घंटा ही गुज़रा होगा कि बेल हुई और मेरा मुलाजिम फ़िदा जो है वो बाहर गया। तो उसने कहा जी आशिक मुहर्रिर आया हुआ है और बड़ा परेशान लग रहा है। तो मैंने उसे बुला लिया। तो आशिक ने सर आप चलें थाने पे, जो भट्ट साहब हैं उनकी हालत तो बड़ी ख़राब है। और मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, उसे रहने दे, थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि यार मोटा आदमी है, अगर मर गया कहीं तो फिर ये कहीं गले में फिट ना हो जाए। पहले भी मैं यजमान केस और ऐसी कई चीज़ें देख चुका था। तो फिर सारा कुछ सोचने के बाद मैं फौरी तौर पर थाने पे पहुंचा। तो भट्ट साहब ने हवलात का दरवाज़ा वो पकड़ा हुआ था और मुझे कह रहे थे कि खान साहब मुझे बाहर निकालें, मेरी बीवी की तलाक पे साइन करा लें, आपकी मर्ज़ी है, और मुझे इससे बाहर निकालें। लेकिन जी भट्ट साहब को बाहर निकाला गया और भट्ट साहब का दिमाग बिल्कुल सही हो चुका था और वो आके अब वो मैंने उन्हें बैठने की इजाज़त भी नहीं दी, वो खड़ा रहा मेरे सामने और मैं अपने रूम में आया जो SHO का रूम होता है, ऑफिस होता है। तो भट्ट साहब ने कहा जी बिल्कुल मैंने पैसे देने हैं और आप बुलाएं जी, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा मुहर्रिर को कि किसी ले जाओ, इसे नहलाओ और इसको खाना पीना दो। मुहर्रिर थाना कहने लगा सर पहले भी हम कल से इसे तो खिला खिला के तंग आ चुके हैं, ये तो 10 आदमियों का खाना भट्ट साहब अकेला खा जाते हैं, तो मेरा तो बजट ख़त्म हो गया है सर, मैं कहाँ से इसे खिलाऊं। तो मैंने कहा तुझे मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा, इसको जाके खाना आप खिलाओ। तो वो ले गया। खैर भट्ट साहब के चेहरे पे भी खुशी आ गई ये सुन के, खाने का नाम सुनकर। तो अब ले गया जी
उसको आशिक, और मैंने फिर फौरी तौर पे कॉल की कि जी इस तरह भट्ट साहब जो हैं वो तैयार हैं। अब मखदूम साहब, अली अकबर महमूद और जो थे रैस महबूब साहब वो रास्ते में थे। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कहा जी आप वापस आ जाएं और उन लोगों को भी कॉल कर लें जो आपके वो हैं, क्योंकि एक दूसरे के जानने वाले थे सारे, अब सिफारशी जो आए हुए थे। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई और भट्ट साहब इतनी देर में नहला लिया गया था उनको, और बड़े खुशबाश थे, खाना भी वो खा चुके थे। और फिर वो आए तो वहाँ आके भट्ट साहब ने कहा जी मैंने बिल्कुल पैसे देने हैं, और ये 50,000 मेरे ब्रीफ केस में थे वो तय हुए, और बाकी जो 4 लाख और 50,000 डॉलर थे उसकी गारंटी दी गई। वो जो साहबान साथ आए थे उन्होंने चेक दिया, और उस गारंटी पे मखदूम, अली अकबर महमूद और रैस महबूब और सारे जो आए हुए थे, असलम गिलानी था, ज़फ़र अब्बासी साहब, ये सारे राज़ी हो गए कि जी हमें इन लोगों पे एतमाद है और आप इसको अब छोड़ दें। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं छोड़ना है इसको, अभी मुझे पता है, और ये मैं जो नए पुलिस अफसरान हैं मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पे वो शदीद गलती करते हैं। पिछले दिनों भी एक इसी तरह का वाक़या हुआ कि एक थे यहाँ मंडी बहाउद्दीन का एक सब इंस्पेक्टर ने लाहौर से बंदा, वो भी बड़ा मोटा बंदा है, वो केस मेरे पास आया था, उसे लेके गया और फिर रास्ते में छोड़ दिया। तो साथ ही उसके ख़िलाफ़ हैबियस की रिट हुई, और फिर वो मिन्नतें कर रहा था, और एसपी इन्वेस्टिगेशन मंडी बहाउद्दीन साहब भी, मैं नाम नहीं लेता, तो वो भी मिन्नतें कर रहे थे कि जी खुदा का नाम माने हमारी जान छुड़ाएं क्योंकि बंदा इधर उधर हो जाता है। तो मैंने कहा जी नहीं, बंदा तो मैंने आपको कल देना है, आज इसे मैं कूलर पे सुलाता हूँ, ये आराम से जो भट्ट साहब सोएंगे, सुबह आप आए, मैं इसकी बेल कराऊंगा, इसको हम जुडिशल भेजेंगे और अदालत इसको छोड़े, अदालत इसको अंदर कर दे, मुद्दई उसके बयान दे दे कि राजीनामा हमारा हो गया है। तो मैंने दूसरे दिन जी भट्ट साहब को कोर्ट में पेश किया, वहाँ जो मुद्दई फरीक थे उन्होंने अपना राजीनामा दे दिया, और इस ग्राउंड पे भट्ट साहब की बेल हो गई, और भट्ट साहब लाहौर चले गए। और इस मुकदमे का क्योंकि पैसे की अदायगी हो चुकी थी, तो बाद में बयान दे के इस मुकदमा भी डेफिनेटली चालान खारिज हमने नहीं किया, क्योंकि अगर ये मुकदमा खारिज किया जाता तो फिर ये मेरे लिए भी अजाब होता, और जो मुलाजमीन मेरे साथ गए थे उनके लिए भी परेशानी का बहस बनता। तो इस तरह हमने मैनेज किया। लेकिन इस सारी कहानी से मैं आपको जो नए मुलाजमीन हैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें अपने सीनियर्स के इस टाइप के अहकामात को नहीं मानना चाहिए। जो मैंने किया, मैंने गलत काम किया था, लेकिन काम करने के बाद मैंने अक्लमंदी अपनी से और समझदारी से सिर्फ ये किया कि मैंने कानून को फॉलो किया। अगर मैं कानून को फॉलो नहीं करता तो शायद मैं भी फंस जाता, अगर मैं भट्ट को छोड़ देता वहीं तो शायद मैं भी फंस जाता। तो ये एक नसीहत आमोज़ किस्सा था, वाक़या था या कहानी थी, वो मैंने आपको सुना दिया कि जी इस तरह अगर आपके अफसरान आपको कुछ कहते हैं तो पहले आपको करना नहीं चाहिए, और अगर करते हैं तो बेहतर तरीके से। और दूसरी इसमें बात यह है कि जी कोई भी शख्स जब तक उंगली टेढ़ी ना की जाए वो आपकी पैसे वापस नहीं करता।